क्या सभी लोग ज्वाइन हो गए हैं? सभी लोग ज्वाइन हो गए हैं? आज वैसे तो मैंने सेंटर से ही क्लास लेनी थी, लेकिन लेट होने की वजह से ऑनलाइन क्लास ले पा रहा हूँ। नेक्स्ट टाइम से आप लोगों की क्लास फेस टू फेस ही होगी। मेरी आवाज क्लियर है आप लोगों को? यस सर। बस एक मिनट। हाँ जी बच्चों, आप लोगों ने, जो लोग नए हैं आज मेरे साथ में, उन्होंने पास्ट क्लासेस देखी हैं? क्योंकि ये हमारी यस थर्ड सर। क्लास है। बोलो बच्चों, इस चैप्टर की प्रीवियस देखिए क्लासेस सर। देखी हैं आप लोगों ने? यस सर। ठीक है, थोड़ा सा फैन को कम कर दो, थोड़ा सा कम कर दो। हाँ जी, देखिएगा, देखिएगा मेरे साथ में। कॉन्सेप्ट ऑफ फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ 2001 2002। देखना बच्चों, लिखना मेरे साथ में कि इफ एसेट परचेज prior to 2001 to fair market value of 2001 to is given in question, which is more than actual purchase price, then fair market value of 2001 to will be treated as cost of acquisition. ठीक है बच्चों, मैंने बोला कि अगर क्वेश्चन के अंदर एसेट आपको दिखाई दे रहा है कि वो एसेट परचेज किया गया 2001-2 से पहले, और क्वेश्चन के अंदर फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ 2001-2 दी हुई है उस एसेट की, जो कि ज्यादा है एक्चुअल परचेज प्राइस से, तो आप फेयर मार्केट वैल्यू 2001-2 को ही उसका एक्चुअल परचेज प्राइस मानेंगे, मतलब कि कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मानेंगे। एक्चुअल परचेज प्राइस को आप इग्नोर करेंगे। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल, मैं कहता हूं कि मिस्टर एक्स ने परचेज किया अ हाउस प्रॉपर्टी फॉर ₹7 लाख एज ऑन 1 April
1997 he constructed for rupees 1 lakh in the year 99-2000. ठीक है जी. फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ हाउस प्रॉपर्टी एज ऑन 1st April 2001 was rupees 10 lakh. In the year 2005-06, he further construct the house property for rupees 3 lakh and finally sold it for rupees 50 lakhs as on 1st April 2000 कंसीडरेशन. भाई कितने का हमने सेल किया है सर? 50 lakhs का. इसमें से माइनस करेंगे हम रियलाइजेबल एक्सपेंडिचर जो कि इस क्वेश्चन में गिवन नहीं है. रियलाइजेबल एक्सपेंडिचर क्या होते हैं बच्चों? जो हम पे करते हैं, कोई भी ब्रोकरेज, कोई भी कमीशन, किसी भी तरीके का कोई भी लीगल चार्जेस. तो रियलाइजेबल एक्सपेंडिचर इस क्वेश्चन में थे नहीं, हमने नील लगा दिया. नेट कंसीडरेशन सर 50 lakhs. हाँ जी. माइनस करेंगे हम इसके अंदर इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन. हाँ जी, कोई मुझे बताएगा कि इंडेक्स्ड वैल्यू क्यों लग रही है इसके अंदर? बताओगे मुझे? इंडेक्सेशन क्यों करेंगे हम इसका? बोलिए सर. लॉन्ग टर्म तो कैपिटल लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट है. हाँ जी. लॉन्ग टर्म कैसे है? मतलब कितना पीरियड ऑफ होल्डिंग कितने टाइम से ज्यादा है इसका, तब ये 36 मंथ लॉन्ग से टाइम. ज्यादा. हाँ 36 मंथ से ज्यादा. नहीं सर, तो 24. 24 मंथ सर. हाउस प्रॉपर्टी के केस में 24 मंथ्स होता है. तो हम कहते हैं इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लॉन्ग टर्म है तो हमें लगानी है. अब हमें चेक करना है कि कौन सी वैल्यू लेनी है सर. ये 7 लाख लेनी है या फिर ये 10 लाख लेनी है. तो सर जो दोनों में से बड़ा होगा वही लेंगे. यानी कि फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ 2001-2 मैंने 10 लाख लिया, इसका इंडेक्सेशन किया, ऊपर वो वाली वैल्यू जिस ईयर में ये सेल हुआ है, यानी कि 15-16 का CII, और नीचे सर जिस साल मैंने इसे परचेज किया था. अब वो वाला साल तो है नहीं, लेकिन सबसे पहला इंडेक्स कब का है? 1-2 का है, वही वाला लूंगा. 15-16 का CII बता दो बच्चों. बोलो. 15-16 का CII बता दो.
254 सर। 254 और नीचे 100, ये वैल्यू कितनी आ गई? मेरे को कैलकुलेशन आप ही करके देंगे। सर 25,40,000 सर। 25,40,000. 25,40,000, ठीक है जी। माइनस इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। अब सर रूल ये कहते हैं कि अगर कोई कंस्ट्रक्शन हुई है साल 2001-2 से पहले तो इसको इग्नोर किया जाएगा। देखो 1 लाख रुपए के लिए कंस्ट्रक्शन की थी ना इसने 99-2000 में, इसको हम इग्नोर करेंगे, इसको हम इग्नोर करेंगे, ये रूल है। और फिर जो 5-6 में कंस्ट्रक्ट किया था उसी को लेंगे केवल। तो कितना है ये? 3 लाख इंटू 254, 15-16 का। और नीचे कंस्ट्रक्शन वाला, कंस्ट्रक्ट कब किया था हमने इसको? 5-6 में। 5-6 का CII बताओ जी। और फिर ये 117 517 कितना? सर 117। 117, ये वैल्यू कितनी आ गई? So 6,51,282 approximately. अच्छा जी, 6,51,282। अच्छा, मेरे साथ में यहाँ पे मुझे जो जवाब दे रही हैं वो वान्या जी जवाब दे रही हैं क्या? Yes, sir. ठीक है वान्या जी, मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आपने पहली वाली क्लासेस मेरी देखी हैं। Yes, sir. जो फर्स्ट वाली क्लास थी. फर्स्ट देखी है केवल? हाँ सर, ये जो कैपिटल गेन्स वाली जो सारी क्लास अब है वो कैपिटल भेजी गेन थी. की फर्स्ट और सेकंड दोनों नहीं देखी हैं आपने? देखी है सर, दोनों देखी है. ठीक सेकंड वाली ठीक आई अटेंडेड फ्रॉम ठीक द ठीक है इंस्टीट्यूट. बेटा, ठीक है। ये आ गया हमारा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। अच्छा जी, हो गया बच्चों, इसको हटा दूं? यस सर. ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारे पास में, हाँ जी, ये है। देखो बेटा, सेक्शन 50C क्या कहता है, मेरे को इसको समझाना पड़ेगा मुझे। देखिएगा, ये है ना, एक मिस्टर एक्स थे और ये मिस्टर वाई थे। मिस्टर एक्स जो थे ना, वो मिस्टर वाई के कजन थे। तो मिस्टर एक्स के पास है ना एक लैंड थी, ठीक है जी, जिसकी की वैल्यू
बाय गवर्नमेंट 75 lakhs थी, वैल्यू बाय गवर्नमेंट 75 lakhs थी, यानी कि गवर्नमेंट मानती थी कि इसकी लैंड की वैल्यू 75 lakhs है। अब इसने ना मिस्टर वाई को बोला कि एक काम करो, आप मुझसे ये लैंड ले लो, मैं ये लैंड आपको ट्रांसफर कर देता हूं और आप मुझे 50 lakhs कैश या चेक से दे दो। कैश से नहीं, चेक से दे दो, कैश नहीं बोलता मैं, चेक से दे दो। और 25 lakhs आप मुझे कैश में दे देना, जिसका कि कोई भी अता पता नहीं होगा। अच्छा, अब चेक से दिखाई दे रहे थे 50 lakhs, तो यहां पे इन्होंने सेल्स कंसीडरेशन कितनी बोली, 50 lakhs। यानी कि आप देख सकते हो कि सेल्स कंसीडरेशन के कम होने की वजह से इनका कैपिटल गेन भी कम ही आएगा। अब सेल्स कंसीडरेशन में से ये कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माइनस करेंगे, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट माइनस करेंगे, कुछ भी माइनस करेंगे, माइनस कर कर आके यहाँ पे इनका 38 lakhs मान लो मेरे पास में आता है। अगर मैं 75 lakhs में से माइनस करता तो मेरा कुछ और आता है ना। तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और इंप्रूवमेंट को मैंने यहाँ पे कितना ले लिया, मान लो वो क्या नाम है 12 लाख रुपए मैंने मान लिया इसको। तो 50 में से 12 गया, हाँ ठीक है 38। अगर मैं यहाँ पे 38 माइनस करता, ओ सॉरी 12 लाख माइनस करता, अगर मैं यहाँ पे 12 लाख माइनस करता तो मेरे पास में वैल्यू कुछ और आती जो कि ग्रेटर होती देन 38 lakhs। तो इन लोगों ने ना आपस में साठ गांठ करी कि यार ऑन पेपर जो है टैक्स बचाने के लिए हम इसको 50 lakhs दिखाएंगे। और इसमें मिस्टर वाई का क्या फायदा है, मिस्टर वाई का ये फायदा है कि उनके पास में ना कैश पड़ा हुआ था, ब्लैक मनी, वो उन्होंने किसको दे दिया, एक्स को दे दिया, यानी कि उनके सिर से एक बोझ उतर गया ब्लैक मनी का और मिस्टर एक्स का टैक्स बच गया। ये सिचुएशन समझ में आई कि इन्होंने किया क्या है। मिस्टर एक्स को फायदा क्या हुआ, मिस्टर एक्स का टैक्स बच गया, टैक्स सेव हो गया। और मिस्टर वाई का क्या फायदा हुआ, ब्लैक मनी यानी कि कैश रिड्यूस हो गया। ठीक है जी। सर हम कैश को ब्लैक मनी क्यों कहते हैं, भाई ऐसा होता है कि जो अमाउंट के ऊपर हमने टैक्स नहीं दिया हुआ होता उसको हम अपने घर में रखते हैं छुपा करके, तो इसलिए हम उसको ब्लैक मनी कहते हैं। ठीक है, तो इनका दोनों का फायदा हो रहा था। यहाँ पे रूल बनाया गया कि ऐसा अब से नहीं होगा। रूल क्या बनाया गया कि ऐसा अब से नहीं होगा, आप ऐसा नहीं कर सकते। अब क्या रूल बनाया गया, रूल ये बनाया गया कि सर अगर अगर आपकी एक्चुअल सेल्स कंसीडरेशन स्टैम्प ड्यूटी वैल्यूएशन से कम है, ठीक है जी, अगर आपकी एक्चुअल ज्यादा है तो आपको कम से कम एक्चुअल सेल्स कंसीडरेशन पे टैक्स देना होगा। जैसे मान लो मैं ये कहता हूं कि हमारे पास में स्टैम्प ड्यूटी वैल्यूएशन से एक्चुअल ज्यादा है, यानी कि एक्चुअल कितनी है 95 lakhs है और स्टैम्प ड्यूटी कितनी है सर 75 lakhs है। तो हमारे को टैक्स किस पे देना पड़ेगा,
एक्चुअल सेल्स कंसीडरेशन पे। और अगर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यूएशन ज्यादा है और एक्चुअल सेल्स कंसीडरेशन कम है, जैसे अभी इस केस में हुआ 50 लाख, और यहाँ पे स्टैम्प ड्यूटी वैल्यूएशन यानी कि गवर्नमेंट ने जो वैल्यू बताई वो ज्यादा थी और आपने कम लिया है, तो आपको आपकी फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन क्या मानी जाएगी? स्टैम्प ड्यूटी वैल्यूएशन। यानी कि हम ये कहना चाहते हैं कि सीधी सी बात है, अगर आपने अपने लैंड को जितनी आपकी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यूएशन है यानी कि गवर्नमेंट अप्रूव्ड प्राइस है उससे कम पे बेच दिया, तो हम आपकी सेल्स कंसीडरेशन कितनी मानेंगे? कम से कम स्टैम्प ड्यूटी वैल्यूएशन जितनी तो मानेंगे ही मानेंगे। ये बात समझ में आई बच्चों को? यस सर। यस सर। ठीक है, अब 1 मिनट ठहरना, मेरे ना पीछे की एक विंडो खुली हुई है जिसमें से काफी शोर आ रहा है, मैंने पहले ध्यान नहीं दिया, मैं इसको जरा बंद कर दूं 1 मिनट। ठीक है जी, आगे सुनो। कभी कभी क्या होता है कि हमारे पास में डेट ऑफ एग्रीमेंट और डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, ये दोनों डेट्स अलग अलग होती हैं। मतलब मैंने आपको एक प्रॉपर्टी दी है, ठीक है जी, मैंने आपको एक प्रॉपर्टी दी है, मैं बेच रहा हूं, तो मुझे आपके नाम पे उसको रजिस्टर भी कराना होगा या फिर आप अपने नाम पे रजिस्टर कराएंगे। तो डेट ऑफ एग्रीमेंट में और डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन के अंदर इसकी ना स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू कभी कभी बदल जाती है, अलग हो जाती है डिफरेंट डेट्स की वजह से। तो यहाँ पे रूल क्या कहते हैं, ध्यान से सुनना पहले, फिर इसका एनालाइज भी करेंगे हम इसको। बोला गया है अगर पेमेंट जो है वो फुल या पार्ट की गई है, किस चीज की पेमेंट? आप मुझसे मेरा मकान खरीदने, आप मुझसे मेरी लैंड खरीदने आए, ठीक है जी, और आपने मेरे को कोई एडवांस मनी पे कर दी, एडवांस मनी पे कर दी, ठीक है जी, और वो एडवांस मनी आपने पार्ट में की होगी, या फिर एडवांस मनी नहीं दी, आपने फुल अमाउंट पे कर दिया, ठीक है जी। जिस दिन आपने एग्रीमेंट किया उस दिन आपने मेरे को कुछ अमाउंट पे कर दिया। तो देखो इसको पढ़ते हैं, if payment full या part has been received by account pay check, draft or net banking on or before date of agreement, यानी कि डेट ऑफ एग्रीमेंट पे या उससे पहले हमने कोई अमाउंट रिसीव कर लिया, हमने कोई
अमाउंट रिसीव कर लिया, तो हम क्या कहते हैं कि फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन हम क्या मानेंगे, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू एज ऑन द डेट ऑफ एग्रीमेंट। यानी कि आपने पेमेंट को बीच में अड़ा दिया। कैसे बीच में अड़ा दिया? इस तरीके से अड़ा दिया कि आपने ये कहा कि सर हमारे पास में, मैं आता हूं, ये देखो समझाता हूं मैं इस चीज को। देखो जी, आप मेरे पास में आए, कब आए? 1/4 को। 1/4 को, पहले सिचुएशन समझ लो, ठीक है। ये डेट ऑफ एग्रीमेंट था। इस दिन हमारी स्टैम्प ड्यूटी कितनी थी सर? 50 लाख थी। और 1/5 को डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन था, यानी कि रजिस्ट्रेशन मैंने आपके नाम पे किया या फिर आपने अपने नाम पे करवा लिया। इस दिन पे आपकी स्टैम्प ड्यूटी जो थी वो थी 70 लाख। सर हम किसको बेस माने, ये हमारे दिमाग में चल रहा है। भाई स्टैम्प ड्यूटी को बेस मानना है ना, ये तो हमें क्लियर हो गया, लेकिन कौन सी स्टैम्प ड्यूटी को? तो बोला गया कि अगर डेट ऑफ एग्रीमेंट पे आपने आपने सेल्स कंसीडरेशन का कोई भी पार्ट दे दिया, लेट से 10 लाख दे दिए और पूरे के पूरे अमाउंट दे दिए, पूरे का पूरा अमाउंट दे दिया, 40 लाख दे दिया। पूरा अमाउंट कितना था? 40 लाख था, और 40 लाख स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से कम था, ठीक है। तो हमें बेस क्या लेना पड़ेगा? स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू लेना पड़ेगा। तो 10 लाख दे दिया या 40 लाख दे दिया, और ये 10 और 40 लाख है ना, कैश में नहीं देना, ये चेक में देना है, ड्राफ्ट में देना है, ठीक है जी, या फिर किसी भी बैंकिंग मोड में देना है। अगर आपने ऐसा किया है ना, तो आपकी सेल्स कंसीडरेशन के अंदर जो अमाउंट कंसीडर होने वाला है एज अ स्टैम्प ड्यूटी, वो कौन सा होगा? डेट ऑफ एग्रीमेंट वाला होगा, यानी कि 50 लाख होगा। 50 लाख होगा। देखो यही चीज लिखी हुई है यहाँ। देखो, इफ पेमेंट पार्ट या फुल हैज बीन रिसीव्ड बाय अकाउंट पे, चेक, ड्राफ्ट, डिमांड ड्राफ्ट, नेट बैंकिंग या किसी भी तरीके से ऑन और बिफोर डेट ऑफ एग्रीमेंट, यानी कि डेट ऑफ एग्रीमेंट पे ले लिया, तो फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन क्या माना जाएगा? स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू एज ऑन द डेट ऑफ एग्रीमेंट, यानी कि अभी जो हमने 50 लाख लिया था। लिखा हुआ है इफ नो पेमेंट इज रिसीव्ड बाय अकाउंट पे, चेक, डिमांड ड्राफ्ट, नेट बैंकिंग ऑन और बिफोर डेट ऑफ एग्रीमेंट, तो फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन क्या माना जाएगा? डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन पे जो होगा। यानी कि अगर दाम बढ़ गए, आपने कोई पैसा नहीं दिया था, या जो पैसा दिया था उसको कैश में दिया था, चेक से नहीं दिया था, बैंकिंग से नहीं, नेट बैंकिंग से नहीं दिया था, डिमांड ड्राफ्ट से नहीं दिया था, तो जो डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन पे स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू होगी ना, उसको हम मान लेंगे आपका फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन, यानी कि सेल्स कंसीडरेशन। ये बात समझ में आई? ये रूल समझ में आया? पहले मेरे को ये बताओ। यस सर। भाई एक बारी रिवाइज कराऊंगा मैं। सबसे पहली बात तो ये बोली गई नॉर्मली कि सर अगर आपने लेस देन वैल्यू पे अपनी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से कम अमाउंट पे अपने लैंड को बेच दिया है, तो आपकी सेल्स कंसीडरेशन क्या होगी? एसडीवी से कम पे अगर आपने, सॉरी, एसडीवी से कम पे आपने बेच दिया है, तो सर आपकी सेल्स कंसीडरेशन क्या होगी? सर आपकी सेल्स कंसीडरेशन होगी एसडीवी, ठीक है जी, नंबर 1। नंबर 2, आपको चेक करना है डेट ऑफ एग्रीमेंट, डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन,
अगर आपने यहां पे डेट ऑफ एग्रीमेंट पे एग्रीमेंट करते समय कोई पार्ट या फिर फुल वैल्यू दे दी, किसकी? अमाउंट की, ठीक है जी, जितने में मकान बिकना है या लैंड बिकनी है उसका पार्ट या फुल पेमेंट दे दिया। और कैसे दे दिया? अदर देन कैश, अदर देन कैश। तो हम क्या बोलेंगे? डेट ऑफ एग्रीमेंट पे जो हमारी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यूएशन है वही आपकी सेल्स कंसीडरेशन मान ली जाएगी। यानी कि इसमें भी दो तरीके की होती हैं, एसडीवी भी दो तरीके की हैं। कौन सी वाली? डेट ऑफ एग्रीमेंट वाली और डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन वाली। तो ये हमें चेक करना पड़ेगा कि हमें कौन सी लेनी है, लेकिन कंडीशन पूरी होनी चाहिए पहले। अच्छा सर, ठीक है, आओ इस चीज को एक बार एनालाइज कर लें। देखो जी, एक एग्जांपल लिया हमने ट्रांसफर कब किया है? लैंड को ट्रांसफर कब किया है? 1/5/2018 को, यानी कि सेल हुई है कब? 1/5/2018 में। कितने के लिए सेल्स कंसीडरेशन कितनी थी सर? 1 करोड़ थी। 10 लाख रिसीव हो गए हैं कब? 1/9/2017 में। 1/9/2017 कौन सी डेट थी सर? डेट ऑफ एग्रीमेंट थी, डेट ऑफ एग्रीमेंट थी 1/9/2017। और देखो, पार्ट ऑफ 1 करोड़ यानी कि 10 लाख हमें बाय चेक रिसीव हुए हैं कब? डेट ऑफ एग्रीमेंट पे, ठीक है सर। अब एसडीवी ऑन डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन कितनी थी? डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन कब हुआ? जिस दिन इसकी सेल हुई 1/5/2018 को, उस दिन एसडीवी थी 2,10,000। और जिस दिन डेट ऑफ एग्रीमेंट था उस दिन एसडीवी थी 1,20,00,000। और जिस दिन डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन हुआ उस दिन 2,10,00,000 थी, ठीक है जी। तो अब बताओ, सबसे पहला रूल हम ये पूछते हैं आपसे कि आप अपनी एसडीवी से ज्यादा पे बेच रहे हो या कम पे बेच रहे हो? तो पहले क्वेश्चन का जवाब क्या मिला सर? कम पे बेच रहे हैं। हमने कहा अच्छा, इसका मतलब अब तुम फंस गए हो, तुम्हारे को एसडीवी को ही सेल्स कंसीडरेशन मानना होगा। हमने कहा जी ठीक है, अगर ऐसा रूल है तो यही सही। अब यहां पे 2 एसडीवी लिखी हुई हैं, मैं एसडीवी के हिसाब से, अपनी सेल्स कंसीडरेशन के हिसाब से टैक्स कंप्यूट करना चाह रहा था, लेकिन 2 एसडीवी दी हुई है, कौन सी वाली को बेस मानूं? तो फिर सेकंड क्वेश्चन में रूल के अंदर क्या बोला गया? अब सेकंड क्वेश्चन क्या हमने पूछा, यानी कि टैक्सेशन डिपार्टमेंट ने पूछा, क्या आपने डेट ऑफ एग्रीमेंट पे कुछ पार्ट या फिर फुल वैल्यू बाय चेक और डिमांड ड्राफ्ट और बाय नेट बैंकिंग कुछ ट्रांसफर किया था? यानी कि क्या आपने कोई टोकन मनी दी थी डेट ऑफ एग्रीमेंट पे, या फिर हवा में बात कर ली थी, एग्रीमेंट बना लिया था? तो हमने कहा हाँ जी हाँ, हमने तो दिए थे, 10 लाख रुपए दिए थे, क्वेश्चन में लिखा हुआ है, बाय चेक हमने दिए। तो टैक्सेशन डिपार्टमेंट कहता है फिर ठीक है, फिर जो डेट ऑफ एग्रीमेंट पे तुम्हारी एसडीवी है ना, वही तुम्हारे पास में क्या लगेगी? फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन, यानी कि सेल्स कंसीडरेशन वही मानी जाएगी। ओके सर, ठीक है। दूसरा, 1/5/2018 को सेल हुआ, यानी कि डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन क्या है? 1/5/2018, ठीक है जी। कितने में हुआ? 1 करोड़ में। टोकन मनी दी गई 10 लाख रुपए, लेकिन बाय कैश कब? 1/9/2017 में। और ये 1/9/2017 क्या था? डेट ऑफ एग्रीमेंट था, ठीक है जी। तो पहला क्वेश्चन हमने पुटअप किया, हमने कहा हाँ भाई बताओ, आपने जो है
स्टैम्प वैल्यू ड्यूटी से कम पे बेचा है या ज्यादा पे बेचा है? तो हमारा जवाब आया कि सर कम पे बेचा। हमने कहा ठीक है, फिर स्टैम्प वैल्यू ड्यूटी ही तुम्हारी सेल्स कंसीडरेशन मानी जाएगी। हमने कहा यहाँ पे 2 स्टैम्प वैल्यू ड्यूटी है, तो क्वेश्चन पूछता है हमसे फिर से, अच्छा ये बताओ कि तुमने डेट ऑफ एग्रीमेंट पे कोई साइनिंग अमाउंट दिया था क्या? हमने कहा हाँ 10 लाख दिया था। फिर उसने पूछा अच्छा बाय कैश तो नहीं दिया? हमने कहा नहीं, बाय कैश ही दिया हमने, तो पिंक पिंक नोट दिए थे 2,000 रुपए के। तो क्वेश्चन कहता है ये गड़बड़ कर दी तुमने, कैश में नहीं देना था, अदर देन कैश देना था। तो हमने कहा अब क्या होगा? कहते अब होगा क्या, जो डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन पे तुम्हारे पास में एसडीवी है वही तुम्हारी फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन मानी जाएगी। कैश नहीं देना था, अच्छा किया तुमने पैसा दिया था उस दिन, साइनिंग अमाउंट दिया था, लेकिन कैश नहीं देना था। हमने कहा ओहो ये तो गलती हो गई। रूल कहते हैं अब नेक्स्ट टाइम कोई लैंड या बिल्डिंग बेचोगे तो अब ध्यान रखना। चलो अब तीसरा केस उठाते हैं। ट्रांसफर हुआ 31/3/2019 को। 31/3/2019 क्या है? डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन है। ठीक है जी। हमने 1 करोड़ में मकान, हमने ये 1 करोड़ में लैंड एंड बिल्डिंग बेची है और फुल वैल्यू हमने दे दिया है कब? डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन पे। फुल वैल्यू कब दिया है? डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन पे दिया है, डेट ऑफ एग्रीमेंट पे कुछ दिया ही नहीं है। तो ठीक है, फिर हमारा रूल क्या कहता है? कहता है एक तो तुमने कम दामों पे बेचा है तो तुम्हारी एसडीवी क्या होगी? सेल्स कंसीडरेशन यानी कि क्या होगी सर? एसडीवी होगी। अब एसडीवी कौन सी वाली? डेट ऑफ एग्रीमेंट वाली या डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन वाली? बोला है कि हमने तो कोई कैश दिया ही नहीं था, हमने तो कोई कैश दिया ही नहीं था डेट ऑफ एग्रीमेंट पे, तो हमारी सेल्स कंसीडरेशन कौन सी वाली डेट को वाली हो जाएगी? डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन वाली हो जाएगी। हाँ जी, ये बात समझ में आई? एक एग्जांपल समझ में आया आप लोगों को? यस सर। यस सर। ठीक है, ओके, अच्छा जी, बस ध्यान रखना इस चीज का। आगे चलते हैं, आगे क्या बोला गया। अब आगे की कहानी सुनो। ये सेक्शन के अंदर तोड़ तोड़ करके कहानियां सुनाई जा रही है। आगे की कहानी सुनो। अब ये तो बात पॉजिटिव वे में थी कि भाई मैं एक अच्छा इंसान था और मैं गवर्नमेंट की हर बात मानता जा रहा था। मैंने ना चैलेंज ही नहीं किया था अभी तक किसी भी इस बात को कि भाई आपकी जो स्टैम्प वैल्यू ड्यूटी है वो गलत है। एक्चुअली मेरा मकान है ही इतने का, मेरी लैंड एंड बिल्डिंग है ही इतने की। इस चीज को मैंने चैलेंज नहीं किया था, तो मैं सब कुछ मानता जा रहा था, जो भी ये बोल रहे थे मैं मानता जा रहा था। अब मैंने ना चैलेंज किया। मैंने कहा सुनो सर, बहुत हो गई आप लोगों की बदमाशी टैक्सेशन डिपार्टमेंट को। मैंने कहा अब मैं इस चीज को चैलेंज करूंगा। कहते क्या चैलेंज करोगे? मैंने कहा ये जो मैंने अपना कैपिटल एसेट बेचा है जिसकी की वैल्यू आपने स्टैम्प ड्यूटी वैल्यूएशन के हिसाब से मेरी सेल्स कंसीडरेशन से ज्यादा लगाई हुई है, ये असल में आपकी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यूएशन गलत है, आपने गलत लगाई हुई है। यानी कि सच में मैं जितने में बेच रहा हूं उतने का ही मेरा कैपिटल एसेट है। चैलेंज किया मैंने। तो वही चैलेंज होता है जब कोई भी चीज, तो एक वैल्यूएशन ऑफिसर अपॉइंट किया जाता है। भाई मान लो आप 2 बच्चे मेरे पास में लड़ते हुए आते हो, एक बच्चा कौन है? टैक्सेशन डिपार्टमेंट, और एक बच्चा है अपना एसएससी यानी कि टैक्स पेयर या जो भी पर्सन जिसने की कैपिटल एसेट को बेचा। दोनों लड़ते हुए मेरे पास में आए, तो मैंने कहता हूं भाई किसकी बात को सही मानूं किसकी बात को गलत मानूं। एक काम करता हूं, अपने यहां से एक पर्सन को भेजता हूं, वैल्यूएशन ऑफिसर को, जा भाई तू सारे जितने भी फैक्ट्स हैं उनको दोबारा से री इन्वेस्टिगेट करके आ। वैल्यूएशन ऑफिसर जाता है, और वैल्यूएशन ऑफिसर भी अपनी वैल्यू बताता है। वो भी इन्वेस्टिगेट करके आता है आपके कैपिटल एसेट को कि उसकी असल में वैल्यू क्या है। मतलब हमने क्या बोला था अपने वैल्यूएशन ऑफिसर को, जा देख के गवर्नमेंट सही बोल रही है या ये बंदा ठीक बोल रहा है। तो उसने भी अपनी एक वैल्यू बताई। अब ये जो वैल्यू है
वैल्यू बाय वैल्यूएशन ऑफिसर अगर ये ज्यादा है किससे, एसडीवी से, यानी कि गवर्नमेंट ने जो बताई थी उससे ज्यादा है, तो हम कहते हैं भैया ये तो अब और गरीब के ऊपर और सिर पे दीवार गिर जाएगी। यानी कि पहले केस में क्या हुआ, केस 1 क्या बोलता है, ध्यान से सुनना मेरी बात को, मैंने अपने यहां से वैल्यूएशन ऑफिसर भेजा, हाँ सर भेजा, मेरे पास में क्या था, मेरे पास में ये सीन आया सामने, ये सीन आया कि गवर्नमेंट क्या कह रही थी, यानी कि स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू क्या कह रही थी, ये कितने का है कैपिटल एसेट, सर ये कैपिटल एसेट 75 लाख का। तुम क्या कह रहे थे, तुम ये कह रहे थे सर ये 50 लाख का है। वैल्यूएशन ऑफिसर आया, वैल्यूएशन ऑफिसर कहते हैं दोनों ही बेवकूफ बना रहे हैं सर आपको, ये तो 95 लाख का है। लो जी, यानी कि वैल्यूएशन ऑफिसर की वैल्यू और ग्रेटर निकली एसडीवी से। अब इसमें गवर्नमेंट है ना पर्सन को ठेंगा दिखा रही है, कहता ले और ले ले मजा, तू मेरी बात मानता तो तेरे को सिर्फ 75 लाख पे टैक्स पे करना पड़ता, अब देख ले वैल्यूएशन ऑफिसर ने तो इससे भी ज्यादा वैल्यू बता दी। तो कोर्ट क्या कहती है, कोर्ट कहती है नहीं नहीं, ये वैल्यूएशन ऑफिसर जो है ये तो हमारा नुमाइंदा था, सिर्फ एक रिलैक्सेशन देने के लिए पर्सन को, कि पर्सन जो है वो सही बोल रहा है या गलत बोल रहा है। तो हम फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन यानी कि सेल्स कंसीडरेशन इस केस में किसको मान लेंगे, सर जो पहले वाली वैल्यू थी ना उसी को मान लेंगे, एसडीवी को सेल्स कंसीडरेशन मान लेंगे। लेकिन अगर केस हुआ उल्टा कि वैल्यूएशन ऑफिसर ने जो वैल्यू बताई है वो कम है एसडीवी से, एसडीवी से, ये देखो केस नंबर 2, ठीक है, वैल्यू जो बताई गई है वैल्यूएशन ऑफिसर द्वारा वो ज्यादा है एक्चुअल सेल्स कंसीडरेशन से, लेकिन कम है एसडीवी से। समझ में आई बात, बात समझ में आई कि वैल्यूएशन ऑफिसर ने जो वैल्यू बताई है, अभी इसको भी एनालाइज करेंगे, वैल्यूएशन ऑफिसर ने जो वैल्यू बताई है वो पर्सन की वैल्यू से ज्यादा बताई है, लेकिन स्टैम्प ड्यूटी वैल्यूएशन से कम बताई है। यानी कि वैल्यूएशन ऑफिसर क्या कहता है, कहता है सर देखो गवर्नमेंट ये बोल रही है कि ये 75 लाख है और ये पर्सन बोल रहा है 50 लाख है, कहता सर ये दोनों ही झूठ बोल रहे हैं, असल में इसकी वैल्यू ना 75 है ना 50 है, तो फिर कितनी है, सर इसकी वैल्यू 60 है। तो 60 वैल्यू कितनी हो गई, 60 वैल्यू जो है वैल्यूएशन ऑफिसर ने जो बताई है वो एक्चुअल सेल्स कंसीडरेशन से यानी कि पर्सन की सेल्स कंसीडरेशन से ज्यादा है, क्योंकि पर्सन की कितनी थी सर 50 थी, गवर्नमेंट की कितनी थी सर 75 थी, ठीक है जी, और वैल्यूएशन ऑफिसर ने क्या बोल दिया सर 60 लाख, यानी कि दोनों ही गलत है, इसके बीच में है वैल्यू। तो इस केस में क्या हो जाएगा, जो वैल्यू बाय वैल्यूएशन ऑफिसर है वही मान ली जाएगी हमारे पास में, क्या वैल्यू बाय वैल्यूएशन ऑफिसर क्या मान ली जाएगी, हमारी सेल्स कंसीडरेशन मान ली जाएगी, यानी कि 60 लाख को मान लिया जाएगा। बोलो जी, ये बात समझ में आई? यस सर। चलो आओ इस चीज को भी एनालाइज कर लेते हैं। एक्चुअल सेल्स कितनी, सेल्स कंसीडरेशन कितनी थी सर 50 थी, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यूएशन कितनी थी 45 थी, लो जी बात ही खत्म। इसमें तो वो बंदा खुद ही कह रहा है, कहता है मैं अपनी वैल्यू पे कितने पे बेच रहा हूँ, 50 लाख पे बेच रहा हूँ, गवर्नमेंट कहती है 45 पे बेच ले, कहता नहीं जी मैं 50 पे ही बेचूंगा। तो ठीक है, फिर ये तो सच्चा बंदा निकला, बहुत ही अच्छा बंदा निकला। अब बंदा क्या कह रहा है, कहता है मैं 50 पे बेच रहा हूं इसको, गवर्नमेंट कहती है तुम 75 पे बेच सकते हो,
और वैल्यूएशन ऑफिसर तक बात ही नहीं गई। ये जो डैश लगा हुआ है ना, नॉट एप्लीकेबल है। वैल्यूएशन ऑफिसर तक बात ही नहीं गई। पर्सन ने गवर्नमेंट की बात मान ली, तो गवर्नमेंट के रूल क्या कहते हैं सर? 75। अच्छा जी, तीसरे केस में पर्सन ने बोला जी मैं 50 पे बेच रहा हूं, गवर्नमेंट कहती है आप 75 पे बेचो, यानी कि आपकी वैल्यू 75 है। हमने कहा नहीं जी हम तो 50 पे ही बेचेंगे, ठीक है ओके। अब क्या हुआ? अब इन दोनों की लड़ाई के बीच में कोर्ट में केस गया और वैल्यूएशन ऑफिसर ने और बड़ी वैल्यू बता दी, यानी कि 85 बता दी। यानी कि वैल्यूएशन ऑफिसर अगर ज्यादा वैल्यू बता देगा ना, दोनों की वैल्यू से ज्यादा वैल्यू बता देगा, तो हम कहते हैं नहीं भाई वैल्यूएशन ऑफिसर की नहीं चलेगी, जो वैल्यू पहले से प्रिक्योर थी वही चलेगी। यानी कि जो वैल्यू हमने स्टैम्प ड्यूटी वैल्यूएशन ली थी उसी को ही हम नेट कंसीडरेशन मानेंगे, सेल्स कंसीडरेशन मानेंगे। अच्छा जी, पर्सन की वैल्यू 50, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 75 और वैल्यूएशन ऑफिसर को अपॉइंट किया गया, उनके बीच की वैल्यू बता दी वैल्यूएशन ऑफिसर ने। तो रूल क्या कहते हैं? जो वैल्यूएशन ऑफिसर ने बताई है वही वैल्यू हमारे पास में क्या आ जाएगी? वही वैल्यू हमारी सेल्स कंसीडरेशन मानी जाएगी। ठीक है सर। पर्सन ने बोला 50 का है मेरा कैपिटल एसेट, गवर्नमेंट कहती है 75 का है, वैल्यूएशन ऑफिसर कहता है 45 का है। यानी कि वैल्यूएशन ऑफिसर ने जो वैल्यू बताई वो दोनों की वैल्यू से कम वैल्यू बताई, तो बोलते हैं वैल्यूएशन ऑफिसर की वैल्यू की कोई वैल्यू नहीं है। हम ये कहते हैं कि जितना पर्सन, यानी कि यहां पे केस कौन जीत गया? पर्सन जीत गया, उससे भी कम वैल्यू लगा दी वैल्यूएशन ऑफिसर ने। तो रूल क्या कहता है? कहता भाई पर्सन जो था वो बिल्कुल सही बोल रहा था। इसका मतलब पता है क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ वैल्यूएशन ऑफिसर अगर दोनों की वैल्यू से ज्यादा बोलेगा तो उसकी कोई रेलेवेंस नहीं है। वैल्यूएशन ऑफिसर अगर दोनों की वैल्यू से कम बोलेगा तो उसकी भी कोई रेलेवेंस नहीं है। रेलेवेंस कहां पे है? जब वैल्यूएशन ऑफिसर इन दोनों की वैल्यू के अंदर कोई वैल्यू बताए तब उसकी चलेगी, वरना तो किसकी चलेगी? या तो गवर्नमेंट की चलेगी या तो पर्सन की चलेगी। हाँ जी, मेरी बात समझ में आई? यस सर अभी। ठीक है बेटा। अच्छा जी, ये इसी का क्वेश्चन दिया हुआ है, आप कर सकते हैं। आप टिक लगा लीजिए इसके ऊपर। नेक्स्ट लिखिएगा कैपिटल गेन इन केस ऑफ एसेट ट्रांसफर्ड बाय वे ऑफ गिफ्ट और विल। देखना सर, एग्जाम्पल समझना। मिस्टर एक्स थे, इन्होंने परचेज किया एक हाउस प्रॉपर्टी को फॉर ₹7 लाख एज ऑन 1 May 2022।
2। अच्छा, अब फर्दर इन्होंने क्या किया, ट्रांसफर कर दिया बाय वे ऑफ गिफ्ट। ये हाउस प्रॉपर्टी इन्होंने ट्रांसफर कर दी अपने सन मिस्टर वाई को, सन ऑफ मिस्टर एक्स, ट्रांसफर कर दिया सर बाय वे ऑफ गिफ्ट। इस दिन इसकी फेयर मार्केट वैल्यू थी लेट्स से 15 lakhs। आगे जाकर के मिस्टर वाई ने सेल कर दिया फॉर ₹50 lakhs एज ऑन 1 जुलाई 2018, और इसने कमीशन पे की 1 लाख इन कनेक्शन ऑफ सेल। सबसे पहले तो सर यहां पे पीरियड ऑफ होल्डिंग जो है ना, वो किसका देखा जाएगा, मिस्टर एक्स प्लस मिस्टर वाई। तभी हम चेक करेंगे कि ये लॉन्ग टर्म है शॉर्ट टर्म। समझ में आई बात? ठीक है। 1/4/2006 में इन्होंने ट्रांसफर किया, तो पीरियड ऑफ होल्डिंग मिस्टर एक्स प्लस मिस्टर वाई का देखा जाएगा, यानी कि यहां पे 1/5/2002 से 1 जुलाई, या फिर आप 1 जुलाई नहीं, इसको आप बोलते हैं 30 जून। जून 2018 तक का पीरियड ऑफ होल्डिंग देखा जाएगा। और क्योंकि ये पीरियड ऑफ होल्डिंग जो है वो ग्रेटर देन 24 मंथ्स है, तो ये क्या होगा सर, लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट होगा, और इस पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आएगा। ठीक है जी, ओके। अच्छा, हमें नंबर 2 बेनिफिट ऑफ सीआईआई कब से मिलेगा, फ्रॉम 2002-3, यानी कि जब से इसको पिताजी ने होल्ड किया था तब से। ठीक है, 2018-19, यहां से यहां तक का मिलेगा। हाँ जी, रूल्स के अंदर कोई शक? नो सर। चलो जी, इसको सॉल्व कर लेते। सेल्स कंसीडरेशन 50 lakhs माइनस रियलाइजेबल एक्सपेंडिचर 1 lakh, नेट कंसीडरेशन 49 lakhs माइनस इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, हमारे पास में 7 लाख आ जाएगा। देखो, इस क्वेश्चन के अंदर 2 वैल्यू दी हुई हैं, एक तो 7 लाख और एक 15 लाख। पुत्र ने पिता से ये कैपिटल एसेट को खरीदा नहीं था, फेयर मार्केट वैल्यू का कोई भी रेलेवेंस नहीं है। ठीक है जी, फेयर मार्केट वैल्यू का कोई भी रेलेवेंस नहीं है, क्योंकि
मिस्टर वाई ने मिस्टर एक्स को 1 रुपया भी पे नहीं किया था, बाय वे ऑफ गिफ्ट लिया था। ठीक है, तो यहाँ पे ऊपर हमारा CII आ जाएगा 18-19 का, जिस साल सेल हुई है, और नीचे आ जाएगा हमारे पास में 2-3 का। कितना 18-19 और कितना है 2-3? सर 2-3 का है 105 और हाँ जी, 18-19 का 280। 280। यस सर। ठीक है, ये वैल्यू कितनी आ गई? सर 186666। नहीं, थोड़ा सा ठीक करे प्रॉक्स सर। वो 7 आखिरी 6 कट के 7 लिख दो सर। नहीं, 1,86,666 कैसे हो सकती है? सर 0.66 भी आ गया। नहीं, 0.66 नहीं यार, 7 लाख से वैल्यू बढ़ेगी ना। तूने तो 1,86,000 समथिंग बना दी। वापस कर। एक बारी दोबारा से देख। सर 18 हाँ लाख सर है वो, 18 लाख 18 है। लाख है। 18,66,666 है। यस सर। ठीक है, ठीक है, वही तो मैं कह रहा हूँ कि भाई 7 लाख तो पहले ही थी, 1,86,000 कैसे हो सकता है? इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट सर क्वेश्चन के अंदर है नहीं, हमने नील डाल दिया। ये हमारा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ। ठीक है जी, हो गया। यस सर। देखो जी, कैपिटल कंट्रीब्यूशन बाय पार्टनर टू पार्टनरशिप फॉर्म। ठीक है जी, देखो, एक थे ये मिस्टर एक्स, ये मिस्टर एक्स थे। इन्होंने परचेज किया एक बिल्डिंग फॉर ₹7 लाख एज ऑन 1 मई 2005। इन्होंने एक पार्टनरशिप फॉर्म ज्वाइन कर ली, ABC एसोसिएट्स। ठीक है जी, अब इनको कैपिटल कंट्रीब्यूशन लेकर के जाना था कोई, इन्होंने ट्रांसफर कर दिया इस बिल्डिंग को। ठीक है, ABC एसोसिएट को कि भाई मेरे को पार्टनर बना लो, पैसे वैसे तो मेरे पास में है नहीं, ये बिल्डिंग जो मैंने 7 लाख रुपए की खरीदी थी ये तुम ले लो। और इसने जो ज्वाइन किया है, कब ज्वाइन किया है? ऑन 1/9/2016 को। तो माना जाएगा कि इसने इसने जो है वो एक कैपिटल गेन कमाया है। कैसे कैपिटल गेन कमाया है? इसने अपनी कैपिटल एसेट को पार्टनरशिप फॉर्म को ट्रांसफर कर दिया है, और इन कंसीडरेशन उसको क्या मिला है? एडमिशन मिला है। तो इस ट्रांजैक्शन को हम क्या कहते हैं सर? इस ट्रांजैक्शन को हम ओनरशिप के राइट ट्रांसफर होने पे ट्रांसफर मानते हैं। और क्योंकि ये बिल्डिंग कैपिटल एसेट भी था और दोनों कंडीशन फुलफिल हो रही हैं, यानी कि देयर शुड बी ए कैपिटल एसेट, देन दैट कैपिटल एसेट शुड बी ट्रांसफर्ड, तो भाई साहब यहाँ पे कैपिटल गेन आएगा। अब ये जो भाई साहब है ना मिस्टर एक्स, ये मिस्टर एक्स की वैल्यू बाय मिस्टर एक्स कितनी बता रहे हैं? ये अपनी वैल्यू इसकी
बोलते हैं सर इसकी वैल्यू जो है ना बिल्डिंग की, वो तो कहें, वो तो सोचेंगे भाई ज्यादा से ज्यादा वैल्यू पे लिया जाए इसको, ताकि भाई मेरी कैपिटल कंट्रीब्यूशन पूरी हो सके। या फिर अगर वो टैक्स सेव करने के बारे में सोचते हैं तो वो सोचते हैं कम से कम वैल्यू बताई जाए, ताकि सेल्स कंसीडरेशन कम से कम आई जाए। तो हम क्या बोलते हैं, वैल्यू बाय मिस्टर एक्स, उन्होंने बोला कि ये 75 लाख की है, ठीक है। और हमने इसकी वैल्यू को चेक किया तो इसकी फेयर मार्केट वैल्यू जो थी वो थी 70 लाख। और फर्म के, पार्टनरशिप फर्म के बुक्स ऑफ अकाउंट में जो वैल्यू रिकॉर्ड की गई वो थी 72 लाख। तो हमारे रूल ये कहते हैं कि वैल्यू सो रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ पार्टनरशिप फर्म shall be treated as sales consideration for the purpose of computation of taxable capital gain in the hands of Mr. X. That means partner. ठीक है जी, हमारे रूल्स ये कहते हैं। क्या कहते हैं? कहते हैं कि जी सेल्स कंसीडरेशन हम क्या मानेंगे, सेल्स कंसीडरेशन हम मानेंगे वैल्यू सो रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ पार्टनरशिप फर्म। ठीक है, यानी कि तीन तीन वैल्यू थी हमारे पास में, हमने कहा सबको इग्नोर करो, जो पार्टनरशिप फर्म ने अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में इसकी वैल्यू कंसीडर की है उसी को हम सेल्स कंसीडरेशन मानेंगे। यानी कि ये मानेंगे कि मिस्टर एक्स ने 72 लाख की बिल्डिंग जो है वो ट्रांसफर की है, किसको, पार्टनरशिप फर्म को। ठीक है सर, सॉल्व कर देते हैं इसको। सेल्स कंसीडरेशन सर 72 लाख माइनस रिलाइजेबल एक्सपेंडिचर, सर क्वेश्चन में कुछ है नहीं तो नील। नेट कंसीडरेशन 72 लाख माइनस इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। इंडेक्स्ड क्यों? क्योंकि सर पीरियड ऑफ होल्डिंग 24 महीने से ज्यादा है मिस्टर एक्स के हाथ में। इसको खरीदा कितने में था इसने? सर 7 लाख में खरीदा था। कब बेचा है? 16-17 में बेचा है। 16-17 का CII बता दो बंधुओं। 254। हाँ 254 254। सर 16-17 का 264। 16-17 का 254 ना? 64 64। 64, अच्छा 64 सर, सॉरी। ओके ओके 264 16-17। और भाई साहब नीचे, नीचे है 5-6 का। 5-6 का कितना हुआ? 117। ये वैल्यू निकाल लो, ठीक है। अच्छा, अब इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, सर वो तो क्वेश्चन के अंदर है ही नहीं, तो ये आ गया हमारा लॉन्ग टर्म कैपिटल की, जो भी आ जाए फटाफट से लिखो। चलूं आगे बेटा?
यस सर, डन। ठीक है। अब अगला ना इसी का थोड़ा सा जुड़वा सा है। क्या है, देखो ध्यान से। ये थी एबीसी एसोसिएट्स, इसने परचेज किया एक बिल्डिंग, कितने के लिए सर? 10 लाख के लिए, एज ऑन 1 मई 2013। और आगे जाकर के ऑन डिसोल्यूशन फॉर्म हो गई डिसॉल्व, और मिस्टर एक्स रिसीव बिल्डिंग। ठीक है जी, मिस्टर एक्स के हाथ में आ गई ये बिल्डिंग। ओके, अब इस डेट पे बिल्डिंग की अलग अलग वैल्यू बताई जा रही थी। बोलते हैं सर इसका फेयर मार्केट वैल्यू जो है वो है 75 लाख। अच्छा, डिसोल्यूशन हुआ कब था? 17-18 में। बोलते हैं फेयर मार्केट वैल्यू है सर 75 लाख। ठीक है, और इसका बुक्स ऑफ अकाउंट में वैल्यू जो है वो है 60 लाख। अलग अलग वैल्यू दी हुई। ठीक है, तो हम ये कहते हैं कि सर फेयर मार्केट वैल्यू जो होगा उसी को हम सेल्स कंसीडरेशन मानेंगे, उसी को हम सेल्स कंसीडरेशन मानेंगे। क्योंकि ये माना जाता है कि डिसोल्यूशन के टाइम पे, देखो आप लोगों ने पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाए होंगे ना, ध्यान से देखना। जब डिसोल्यूशन होता है तो एक चीज होती है हमारी बैलेंस शीट में लिखी हुई है, मान लो ये हमारी वो बैलेंस शीट, एसेट साइड पे लिखा हुआ है बिल्डिंग। ठीक है, और बिल्डिंग लिखी हुई है कितने की? 60 लाख की। अब क्वेश्चन में नीचे एडजस्टमेंट में दिया हुआ होता है ना कि भाई मिस्टर एक्स रिसीव बिल्डिंग फॉर 75 लाख, 75 लाख पे लेकर के जा रहा है। तो जो प्रॉफिट होता है वो हम कहां ले जाते हैं? रियलाइजेशन अकाउंट में ले जाते हैं, है ना? डिसोल्यूशन पढ़ा होगा आपने चैप्टर अकाउंट्स के अंदर। यस सर। तो कभी आपने ये नहीं सोचा कि कितना पागल आदमी है, 60 लाख की चीज लिखी हुई थी, ये 75 लाख पे लेकर के जा रहा है। ये 75 लाख पे क्यों लेके जा रहा है? या 50 पे क्यों लेके जा रहा है? 60 पे क्यों नहीं लेके जा रहा? क्योंकि सुनो, ये तो चाहता है कि इसको 60 लाख पे ही लेके जाए, और जब इसका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनेगा ना, मान लो एक्स था, ये वाई था, ये एक्स था, ये वाई था, इनकी कैपिटल थी, बैलेंस बीडी थी कितनी? 80 लाख, और ये इसके भी 80 लाख। अब अगर ये कहता है कि हाँ मैं इसको 60 लाख में ले जाता हूं, यानी कि इसने क्या ले लिया जी? बिल्डिंग ले ली, इसने अपने पास में बिल्डिंग ले ली। ठीक है, रियलाइजेशन अकाउंट से। ठीक है जी, बिल्डिंग ले ली, या फिर हम इसको बिल्डिंग ही बोल देते हैं, हम अकाउंटिंग की भाषा नहीं बोलते, हम इसको बिल्डिंग ही बोल देते हैं। तो उसकी कैपिटल क्या हो गई? कम हो गई। तो ये क्या चाहता था? ये चाहता था ये 60 लाख पे ही आ जाए। लेकिन भाई कहता है बात सुनो सर, आप 75 लाख रुपए की वैल्यू वाली बिल्डिंग आज हमसे लेकर के जा रहे हो 60 लाख रुपए में, मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। क्योंकि फिर तो मुझे यानी कि पार्टनरशिप फर्म को आपको 20 लाख रुपए और देने पड़ जाएंगे ना। जबकि सच्चाई ये है कि हमें आपको सिर्फ कायदे से 5 लाख ही और देनी चाहिए, क्योंकि ये बिल्डिंग 75 लाख की है।
75 लाख की है। तो सर हम ये कहते हैं कि वैल्यू सो डेबिटेड इन द बुक्स ऑफ पार्टनर्स अकाउंट शैल बी ट्रीटेड एज सेल्स कंसीडरेशन और फेयर मार्केट वैल्यू, दोनों बात एक ही है। ठीक है, दोनों बात एक ही है। एक सेकेंड ठहरना जरा, लैपटॉप को भूख लग गई है, इसके लिए बटन ऑन करना पड़ेगा जस्ट, और कुछ नहीं। हाँ जी बच्चों, मेरी बात समझ में आई है आप लोगों को कि यहाँ पे फेयर मार्केट वैल्यू क्यों लिया जा रहा है? क्योंकि सर एक पार्टनर दूसरे पार्टनर को ना कम वैल्यू पे नहीं लेके जाने देगा कभी भी। ज्यादा पे बेशक ले ले, कम पे कभी नहीं जाने देगा, क्योंकि रिमेनिंग के लिए उसको ये अमाउंट देना पड़ जाएगा फिर। ठीक है ना, तो ये अमाउंट जितना कम हो उतना ही बढ़िया। ठीक है सर, वैसे बात सिर्फ इतनी सी है। अकाउंट्स की बात में अगर आपको बात समझ में आई हो तो ठीक है, नहीं समझ में आई हो तो सीधा सा लॉजिक है कि सर सेल्स कंसीडरेशन किसको मानेंगे हम? सेल्स कंसीडरेशन हम मानेंगे फेयर मार्केट वैल्यू को। सिंपल। तो अब इसका सॉल्यूशन, सेल्स कंसीडरेशन सर 75 लैक्स। सर रियलाइजेबल एक्सपेंडिचर अगर कोई होंगे तो लिख देंगे, नहीं है तो निल। नेट कंसीडरेशन आ गया 75 लैक्स। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आ गया, इसको एक्वायर किया गया था 10 लाख के लिए। कब? 2013-14 में। बताना सर। अरे 13-14 लिख 220। दिया, 17-18, 13-14 तो नीचे आएगा, 17-18। 272 से। 272 और 13-14 का 220। 220। वैल्यू सॉल्व करो, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट निकालो, वो तो है ही नहीं। हो गया जी? यस यस सर, सर। हो गया। ठीक है, हटा दूं? ठीक है सर। नेक्स्ट लिखो जी, कंपल्सरी एक्विजिशन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, चलो जी एग्जांपल लेते हैं। ये हमारे वही मिस्टर एक्स, इन्होंने परचेज किया एक हाउस प्रॉपर्टी को फॉर ₹8 लाख एज ऑन 30 सितंबर 2002 में। ठीक है सर, मामला आगे पहुंचा, इन्होंने कंस्ट्रक्शन की,
कब? सर 5-6 में। कितने के लिए? सर 2 लाख रुपए के। ठीक है, मामला आगे पहुंचा। ऑन 5 मई 2000 क्या लें 15, द बिल्डिंग, द हाउस प्रॉपर्टी compulsorily acquired by गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। हाँ जी, मेट्रो का काम चल रहा था और मेट्रो के काम के अंदर, मेट्रो के प्रोजेक्ट के अंदर इनकी हाउस प्रॉपर्टी आ गई। गवर्नमेंट कहती है हटाओ अपनी हाउस प्रॉपर्टी यहां से। मिस्टर एक्स कहते हैं सर मैं तो बर्बाद हो जाऊंगा, मैं कहां जाऊंगा। तो गवर्नमेंट ने कहा अच्छा हम तुम्हें कंपेंसेशन देंगे। कंपेंसेशन डिक्लेयर्ड, नॉट पेड। कितना? 90 लाख। कब डिक्लेयर किया गया? 5/5/2015 को। ठीक है सर, आगे चले। मिस्टर एक्स रिसीव्ड फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। भाई इंस्टॉलमेंट्स में दे रहे हैं वो उसको पैसा कंपनसेशन का, ₹2 लाख, सिर्फ 2 लाख रुपए दिए ऑन 1 जुलाई 2017 में। मजाक किया उसके साथ में, सिर्फ 2 लाख रुपए मिले। 2 साल बाद वो भी सिर्फ 2 लाख रुपए मिले। ये एग्जाम्पल समझ में आ गया आप लोगों को? यस सर, आ गया। सर रूल्स क्या कहते हैं? रूल्स कहते हैं कि हमारे पास में नंबर 1, इसको कैपिटल गेन कब होगा? ईयर 2015-16, जिस साल कंपेंसेशन डिक्लेयर की गई थी। नंबर 2, बेनिफिट ऑफ CII कब से कब तक मिलेगा? सर 2002-03 से, ध्यान से सुनना, 15-16 तक, ना कि 17-18 तक। नंबर 3, फुल अमाउंट ₹90 lakhs shall be taxable in the year in which ₹1 received. Means full value of full amount of compensation, that is 90 lakhs, will be taxable in the year in which you are receiving even if a single penny, एक पैसा भी अगर रिसीव कर लिया ना, पूरा का पूरा 90 लाख उसी दिन। सर ये तो बहुत नाइंसाफी है। हाँ है तो है, मैं क्या करूं? रूल्स जो कहते हैं वो मैं बता रहा हूं, फिर इसको सॉल्व करते हैं, फटाफट से करो।
हो गया जी? बच्चों हो गया? हो गया बच्चों? रब कर दूं इसको? यस सर, हो गया। देखो जी, इसको सॉल्व करते हैं। सेल्स कंसीडरेशन सर 90 lakhs माइनस रिलाइजेबल एक्सपेंडिचर, अगर कोई लिटिगेशन चार्जेस वगैरह होते तो वो आ जाते। नेट कंसीडरेशन 90 lakhs कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन सर 8 lakhs और इसका 15-16 लगेगा। ऊपर सेल वाला ईयर 15-16 और नीचे 2-3। बताना बेटा इसका CII। सर टू 254 और नीचे 105। 254 और 105। 105 है 23 का। और फिर कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट कितने में? 2 लाख में। 254 डिवाइडेड बाय 56 का 117। 117। ठीक है जी। यस सर, डन। अच्छा जी, अब सुनो आगे की कहानी इसी में। अब ना मिस्टर एक्स जो थे ना, कोर्ट चले गए। कोर्ट चले गए और बोलते हैं ये जो इन्होंने 90 lakhs बोला है ना, ये गलत है। ठीक है? टू स्यू गवर्नमेंट एंड एज पर डिसीजन ऑफ कोर्ट compensation amount increased up to 7 lakhs 97 lakhs। ठीक है? आगे की कहानी है ये। ठीक, अब इस केस में रूल क्या बोलते हैं सुनना जरा।
rules for enhanced compensation. वो कितना है जी? वो है 7 lakhs। बोलते हैं इसमें रूल्स क्या बोलते हैं? नंबर 1 कि आपको रिलाइजेबल एक्सपेंडिचर एज लीगल चार्जेस वगैरह अलाउड हैं, लेकिन आपको कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट नॉट एप्लीकेबल। 7 लाख रुपए के लिए। इसी क्वेश्चन में लिख लेना आगे, मिस्टर एक्स डिमांड्स लीगल चार्जेस ₹1 lakh, cost of acquisition 50,000, cost of improvement 7,000। ठीक है जी। तो हम इस 7 लाख के अमाउंट को सॉल्व करेंगे। सेल्स कंसीडरेशन, भाई 90 लाख तो उसका पहले ही टैक्सेबल हो चुका था, अब 7 लाख टैक्सेबल होगा, माइनस रियलाइजेबल एक्सपेंडिचर करेंगे। ठीक है सर, कितना था ये? 1 लाख था जो उसने लीगल चार्जेस पे किए थे। तो इसकी नेट कंसीडरेशन कितनी आ जाएगी सर? 6 lakhs। अब ये बोलेगा सर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन दो, हम निल नहीं लिखेंगे, नॉट एप्लीकेबल लिखेंगे। कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट भी दो, नॉट एप्लीकेबल। तो हमारा शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म डिपेंड करेगा टाइम पीरियड पे, वैसे ये शॉर्ट टर्म ही होगा। कैपिटल गेन कितना आ जाएगा? 6 लाख। ये एनहांस कंपनसेशन के लिए, यानी कि क्वेश्चन के अंदर पहले 90 लाख टैक्सेबल होगा, फिर 7 लाख टैक्सेबल होगा। डन सर। अच्छा जी, इसके नीचे एक नोट लिखो जो बोल रहा हूं। अब जरूरी नहीं है ना कि पर्सन ही जीते, गवर्नमेंट भी तो जीत सकता है। और गवर्नमेंट ने अब की बारी पता है क्या कहा था? गवर्नमेंट ने कहा था ये तो हमने इसको 90 लाख रुपए दे दिए थे, ये तो हमने इसको 90 लाख दे दिए थे, इसके बनते तो 70 लाख हैं। यानी कि उन्होंने भी इसके ऊपर एक वैल्यू डाल दी कोर्ट के अंदर। क्या बोला कि सर हमने तो इसको 90 लाख दिए थे और बनते इसके 70 लाख हैं, आप तो इसको 70 लाख कर दो अब, ऐसा बोला गवर्नमेंट ने। और अगर डिसीजन गवर्नमेंट के फेवर में आ गया, यानी कि सेल्स कंसीडरेशन क्या हो, कंपेंसेशन का अमाउंट क्या हो गया? रिड्यूस हो गया। मेरी सिचुएशन समझ में आई है? यहाँ पे कंसीडरेशन सॉरी कंपेंसेशन का अमाउंट बड़ा था, तो हमने एनहांस कंपेंसेशन को अलग से टैक्सेबल किया था। अगर मान लो गवर्नमेंट ने केस कर दिया कि हमने तो गलती से गलत कंपेंसेशन दे दी है सर, 90 लाख दे दिया है और इसका बनता तो 70 लाख था, अब ये 20 लाख हमें वापस नहीं कर रहा, और ये केस जीत भी जाती है गवर्नमेंट, तो उस केस में क्या होगा? जब कंपेंसेशन एनहांस होने की बजाय रिड्यूस हो जाए, तो आप लिखिएगा हेडिंग रिडक्शन इन
एनहांस कंपेंसेशन, इसके अंदर लिखिएगा वेयर कैपिटल गेन हैज बीन चार्ज्ड, वेयर कैपिटल गेन हैज बीन चार्ज्ड on compensation received by SSC and subsequently such compensation is reduced in court Sir, and subsequently compensation reduced in the court, then full amount of taxable capital gain will be recomputed with sales consideration which is reduced compensation amount. ठीक है जी, बात समझ में आई मेरी? यस सर। कहने का मतलब ये है कि अगर 90 लाख पे 90 लाख हो चुका है, अब देखो सर, उस पर्सन ने तो बेचारे ने 90 लाख रुपए के ऊपर टैक्स पे कर दिया होगा, है ना। बाद में कोर्ट का डिसीजन आया कि सर आपको तो कम कर देना चाहिए, मतलब कि हमें तो कंपेंसेशन जो है वो कम हो जानी चाहिए, यानी कि ये कंपेंसेशन 90 लाख नहीं होनी चाहिए, 70 लाख होनी चाहिए। तो वो तो 90 लाख के हिसाब से कैपिटल गेन निकाल करके टैक्स पे कराया था पहले से। अब क्या होगा? अब होगा ये, इसकी कंपेंसेशन जब रिड्यूस हो गई तो एक नया टैक्स कंप्यूट किया जाएगा, किसके हिसाब से? 70 लाख के हिसाब से। अब 70 लाख के हिसाब से जो टैक्स बनेगा वो कंपैरेटिवली कम बनेगा, तो इस पर्सन को टैक्स का रिफंड मिल जाएगा। ठीक है, अब और टैक्स नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी इसने 90 लाख पे दे दिया था, देना चाहिए था 70 लाख पे, इसको रिफंड मिल जाएगा। अच्छा, एक बात, एक पॉइंट और लिख लो। लिख रहे हो? सो तो नहीं गए? लिख रहे हैं सर। no sir. देखो, अब क्या होता है, कभी कभी जब कंपेंसेशन धीरे धीरे मिलता है या फिर लंबे टाइम बाद मिलता है, तो हमें ना इसके साथ इसके ऊपर इंटरेस्ट इनकम भी मिलती है। इंटरेस्ट मिलता है ना एरियर के ऊपर। भाई पर्सन क्या कह रहा है? पर्सन ये कहता है, देखो यहाँ पे, इधर ही देखो, कहता है आपने इसको डिक्लेयर किया था। अरे पेन कहाँ गया मेरा? यही हो जाता है कभी कभी। हाँ, आपने मेरा कंपेंसेशन डिक्लेयर किया था कब? 15/5/2015 को। आपने मुझे दिया है सिर्फ 2 लाख, और वो भी 1/7/2017 को, यानी कि 2 साल बाद। ये 2 साल के अंदर अगर आप 2 साल पहले मेरे को पूरा अमाउंट दे देते तो मैं इसको बैंक में डाल देता, और बैंक में डाल देता तो उससे इंटरेस्ट इनकम जनरेट होती। आपने मेरा इंटरेस्ट खराब कर दिया, तो गवर्नमेंट क्या करती है, इसके ऊपर इसको इंटरेस्ट भी देती है। उस इंटरेस्ट की बात कर रहा हूं मैं। तो ये जो इंटरेस्ट होता है ना, ये कैपिटल गेन में टैक्सेबल नहीं होता, ये होता है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। ये होता है कहां पे? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में, एक अलग हेड है हमारा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होता है। तो भाई साहब इसके लिए आप लिखिएगा, इफ द पर्सन रिसीव्स, या फिर इफ एसएससी रिसीव्स इंटरेस्ट ऑन compensation, delayed compensation, interest on delayed compensation, then such interest shall be taxable up to 50% only under the head income from other sources। यानी कि अगर उसको इंटरेस्ट इनकम मिली है
मान लो 2 लाख रुपए, तो उसमें से सिर्फ 1 लाख ही टैक्सेबल होगा, यानी कि आधे की छूट है। 50% टैक्सेबल है, 50% एग्जम्प्ट है। और किस चैप्टर में सर? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। लिखा आप लोगों ने? यस सर। यस सर। ठीक है, ठीक है बेटा, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं आगे। आज की क्लास को यहीं वाइंड अप करता हूं मैं। आप लोगों की कॉस्टिंग की क्लास का टाइम हो गया। थैंक यू सर। ठीक है थैंक बेटा, यू सर। नेक्स्ट क्लास आपकी फेस टू फेस ही होगी। ओके सर। ओके।